बच्चों, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। आज एक बच्ची भूमिका है, उसका एक डाउट आया है। तो वो डाउट हमारी शीट में से नहीं है, हालांकि शीट के अंदर भी वो क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमारी डीपीपी के अंदर भी है, तो मैंने इसको फॉरवर्ड कर दिया है ग्रुप के अंदर। तो सबसे पहले हम ये डाउट सॉल्व कर देते हैं जो भूमिका का है ना। A negatively charged particle is placed exactly midway between the two fixed positive charges having equal value, right? What will happen to the charge if the displaced at right angle to the line joining the charges? If displaced along the line joining, तो देखो बेटा इधर देखो, ये आपके दो पॉजिटिव चार्ज हैं, एक प्लस क्यू है और एक प्लस क्यू है, राइट। यहां पर आपके मिड में एक नेगेटिव स्मॉल क्यू चार्ज हमने रखा है। ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है। जब हमने मिडल में नेगेटिव स्मॉल क्यू चार्ज रखा है, एक मिनट, तो ध्यान दीजिए, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों तरफ अट्रैक्शन सेम लगेगा, तो ये बैलेंस्ड है। अब ये कह रहे हैं कि अगर इसको थोड़ा सा आप इधर की तरफ राइट एंगल पर शिफ्ट कर देंगे इधर, तो बताइए क्या होगा। अगर मैं इस माइनस क्यू को इधर शिफ्ट कर दूं, तो देखो घटना क्या घटित होगी। ये होगा कि ये प्लस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा। जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसका कंपोनेंट जो है इधर की तरफ आएगा और इधर की तरफ आएगा। ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये कंपोनेंट वर्क करेगा और इसको वापस लेके जाएगा ऊपर, यानी कि ये वापस ऊपर जाएगा। जब ये वापस ऊपर जाएगा दौड़ता दौड़ता, तो जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसमें एक मोमेंटम होगा। मोमेंटम होगा तो ये रुकेगा नहीं और फिर और ऊपर जाएगा, फिर ये वापस नीचे आएगा, फिर ये वापस नीचे जाएगा, फिर ये वापस ऊपर आएगा। तो ये ऑसिलेशंस होंगे इस चार्ज के। क्या होंगे? ऑसिलेशंस होंगे। तो मिडल चार्ज will do oscillations. Middle charge will do oscillations if displaced right angle, है ना, राइट एंगल, डिस्प्लेस्ड एट राइट एंगल। आप ध्यान दीजिए, अगर ये डिस्प्लेसमेंट, अगर ये डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हो, इफ डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल, then it will be SHM। ये SHM कैसे होगी, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये सब बातें हम आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन आपकी डीपीपी के अंदर है, तो डीपीपी में है, वहां पर आपसे टाइम पीरियड निकलवाया गया है, फ्रीक्वेंसी निकलवाया गया है। यहाँ जरूरत नहीं है, भूमिका ने केवल ये पूछा है कि क्या होगा। इसका देखिए, भूमिका के अगला क्वेश्चन है कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, अगर इस माइनस क्यू चार्ज को इधर थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो मैं बताऊं क्या होगा। ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को पूरा अट्रैक्ट करके और न्यूट्रल बना देगा, अपने अंदर ले लेगा। यहाँ पर टोटल चार्ज क्यू माइनस क्यू हो जाएगा और ये चार्ज खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, यानी कि ये अनबैलेंस वाला सीन हो जाएगा। ये भूमिका का क्वेश्चन था, मैंने पूरा पढ़ लिया है। तो देखिए, एज पर क्वेश्चन जो नेगेटिव चार्ज था उसको हमने दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में रखा। इफ इट इज डिस्प्लेस्ड एट राइट एंगल, है ना, तो क्या होगा, राइट एंगल अगर डिस्प्लेस करेंगे ना, तो ऐसे डिस्प्लेस किया तो फिर ये ऐसे ऐसे मोशन करेगा, यानी कि ऑसिलेशंस होंगे, राइट। क्योंकि आपने नेगेटिव चार्ज को उधर शिफ्ट किया, तो ये प्लस वाला जो है ना अट्रैक्ट करेगा, वो भी अट्रैक्ट करेगा, तो ये वापस लौट करके आएगा, राइट। अच्छा, इसके अंदर एक सवाल और है, इज द कूलॉम फोर्स बिटवीन टू गिवन चार्जेज अफेक्टेड इन एनी वे इफ अदर चार्जेज आर प्रेजेंट? नो, अदर चार्जेज की प्रेजेंस पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये हम आपको थ्योरी में बता चुके हैं। प्लीज थ्योरी अच्छी तरह से रिवाइज करो, है ना, थ्योरी में ये चीज बताई हुई है। अब हम इस चैप्टर में आगे आते हैं। कल हमने बात की थी लाइन चार्ज और
डिस्क की बात की थी। डिस्क की बात करने के अलावा कल हमने इनफाइनाइट चार्ज सीट की बात की थी। अब हम जो आज बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर और इंसुलेटर, इंसुलेटेड सॉलिड स्फीयर। इंसुलेटर सॉलिड स्फीयर, है ना, सॉलिड स्फीयर मेड अप ऑफ इंसुलेटर मटेरियल। ध्यान दीजिए, होता क्या है, जब आप लकड़ी को या रबर को या प्लास्टिक का या किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल का कंप्लीट सॉलिड स्फीयर लेते हैं और फिर आप इसमें चार्ज देते हैं, तो ये चार्ज इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अंदर इनसाइड वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं है तो इसका मतलब वो जो मटेरियल है उसमें अपनी कोई क्वालिटी नहीं होती चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो चार्ज अपने आप डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आपने पॉजिटिव चार्ज दिया है तो सारा पॉजिटिव चार्ज जितना डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है इवनली उतना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। और अगर आपने नेगेटिव चार्ज दिया है तो नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखिए, मैं आपको फिर से एक बात बताता हूँ, ये समझने की कोशिश करो। जैसे आपका एक इंसुलेटर मटेरियल है, रबर है, प्लास्टिक है या लकड़ी है, इंसुलेटेड मटेरियल है। अब आपने इसको कोई भी चार्ज दिया है तो इसमें क्या प्रॉपर्टी है इसके अंदर कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी अपनी तरफ से ये चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में किसी प्रकार से इंटरफेयर नहीं करता है। तो जो भी चार्ज आपने दिया है वो चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये इसकी खास बात है, चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान लीजिए आपका जो स्फीयर है उसको पॉजिटिव चार्ज दिया है तो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट होगा, नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसा दिया है वैसा होगा। अब अगर इसका सेंटर में यहाँ पे मान लेता हूँ और इसकी रेडियस r मान लेता हूँ, तो देखो यहाँ पर मैं कहूँगा रो को कहूँगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो ये टोटल चार्ज आएगा आपका कैपिटल Q, वॉल्यूम है 4/3 पाई r3। तो इसलिए कैपिटल Q हो गया है रो इंटू 4/3 पाई r3। ये आपका Q आ गया है, करेक्ट। ये आपका टोटल चार्ज आ गया है। और जब ये टोटल चार्ज आ गया है तो आप थोड़ा सा इसको पकड़ने की कोशिश करें कि अब हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पता करेंगे 3 पॉइंट्स पर। एक पॉइंट आउटसाइड होगा, ये पॉइंट बिल्कुल बाहर है। बाहर है तो हम स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R करेंगे। ये पॉइंट एकदम सरफेस पर है तो हम स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R करेंगे। ये पॉइंट एकदम अंदर है तो हम करेंगे स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, राइट। तो अब हम अगला जो है ना एक एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। देखिए, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर यानी सॉलिड स्फीयर है ये, है ना। तो देखिए ये सॉलिड स्फीयर है, हमने इस पर टोटल चार्ज कैपिटल Q दिया है। दैट कैपिटल Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड, राइट। ये इसका रेडियस कैपिटल R है। मैंने यहाँ पर इस लाइन पर 3 पॉइंट लिए हैं। एक पॉइंट ये है, इट इज स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, दिस पॉइंट इज स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, दिस पॉइंट इज स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। तीनों पॉइंट्स पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, जब इन पे तीनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल r क्या है। स्मॉल r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो देखो बेटा, बात यह है कि जब हम आउटसाइड पॉइंट की बात करते हैं, जब हम स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो पता है क्या होता है। सबसे पहली बात,
स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो मैं कहूंगा ई आउटसाइड, EOUT आउट, आउट। तो पता है ये ऐसा बिहेवियर होता है कि जो अपना ये स्फीयर है वो इस तरह का बिहेवियर करता है जैसे कि सारा का सारा चार्ज सेंटर पर कलेक्टेड हो, जैसे अर्थ करती है ना उसी तरह बिहेवियर होता है। अर्थ में जैसे ग्रेविटेशन किया था ना आपने, एग्जैक्टली सेम होगा ये। तो इसका आंसर आएगा KQ/R², KQ/R², ये इसका आंसर आएगा, राइट। हमेशा ऐसा आएगा KQ/R²। अब देखो नंबर 2, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो हम कहेंगे सरफेस की बात। सरफेस के लिए मैं कहूंगा ये KQ/R² आएगा। यहां पर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहूंगा सरफेस वाले मामले को केयरफुली। आप ध्यान दीजिए, K को कहेंगे 1/4πε0, Q को कहेंगे रो इंटू 4/3π कैपिटल R³ अपॉन R²। तो 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, R² से R कट जाएगा। तो ES को क्या कहेंगे, रो कैपिटल R अपॉन 3ε0, ये आपका E सरफेस आएगा, करेक्ट। चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन, राइट। इसी तरह की कैलकुलेशन आप यहाँ के लिए भी कर सकते हैं। K को लिख सकते हैं 1/4πε0 और Q को लिख सकते हैं रो इंटू 4/3π R³, जैसा मैंने आपको पिछले पेज पे बताया था। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा Q इक्वल टू रो इंटू 4/3π R³। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इनसाइड पॉइंट। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द सॉलिड चार्ज स्फीयर, इनसाइड द सॉलिड चार्ज स्फीयर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए बन पड़ा है कि इसमें पॉइंट में जहां अंदर है ना, बस वहीं तक का चार्ज इसमें हम कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे ये आपका बड़ा स्फीयर था कैपिटल R रेडियस का, अब आपने अंदर स्मॉल r रेडियस ले लिया, तो पता है क्या होगा, आपका जो चार्ज है ना वो यहां तक का ही काउंट होगा, बस इसके आगे वाला चार्ज इफेक्टिव नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे ग्रेविटेशन के अंदर हम करते थे। तो ग्रेविटेशन में जब हम अर्थ के अंदर जाते थे तो अर्थ के अंदर के पॉइंट पर जो हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते थे, वो केवल वहां तक का मास ही लेते थे। तो आज हम केवल यहां तक का चार्ज लेंगे, इसको कहते हैं Q डैश। देखो कैपिटल Q तो टोटल चार्ज था, तो कैपिटल Q क्या था हमारा, टोटल चार्ज था, कंप्लीट चार्ज कैपिटल Q था। और जब कैपिटल Q कंप्लीट चार्ज था तो हमारा जो रो आया था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो आया था Q/V, करेक्ट। लेकिन अब हमारे पास में जो है ये सीन नहीं है, अब आपको यहां तक का चार्ज लेना है। तो देखिए मैं Q डैश कैलकुलेट कर रहा हूं। Q डैश इज चार्ज अप टू डिस्टेंस स्मॉल r, चार्ज अप टू डिस्टेंस स्मॉल r। तो देखिए क्या आएगा Q डैश आएगा रो इंटू 4/3π स्मॉल R³। आप रो की वैल्यू लिखिए, Q/4/3π कैपिटल R³ इंटू 4/3π स्मॉल R³, इट इज इक्वल टू दिस। तो ये आ जाएगा कैपिटल Q R³ अपॉन कैपिटल R³। ये Q डैश आया। अब जब ये Q डैश आया तो E इन आ जाएगा, E इन। देखिए अब E इन को हम क्या लिख रहे हैं, E इन को मैं लिख रहा हूं KQ डैश अपॉन R², ये लिख रहा हूं मैं। K को लिख दूंगा K और अपॉन R² को R² लिख दूंगा। Q डैश को मैं लिख रहा हूं Q स्मॉल R³ अपॉन कैपिटल R³। कुल मिलाकर के आपका E इन में आपका रिजल्ट आया है KQ स्मॉल R अपॉन कैपिटल R³। अब ये तीनों जो रिजल्ट आए हैं हमारे, एक तो आउटसाइड, एक सरफेस पर और एक इनसाइड, इनका हम ग्राफ बनाएंगे। तो आप देखिए मैं इनका ग्राफ बना रहा हूं, है ना। तो देखिए समरी, इसकी मैं समरी बना रहा हूं, समरी एंड ग्राफ। तो देखो बेटा बात ध्यान दीजिए, जैसे ये आपका सॉलिड स्फीयर था, इसमें आपने कोई चार्ज भरा होगा,
एक पॉइंट आउट है, एक पॉइंट सरफेस पर और एक पॉइंट इनसाइड है। ये तीनों पॉइंट है ना, आउट, सरफेस एंड इन। हमने अभी अभी रिजल्ट निकाला, उसको मैं यहां लिख देता हूं, ई आउट। आउट को हमने कहा के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ई सरफेस पर हमने कहा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ई इन पर हमने कहा के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। राइट, अब देखो इसके ग्राफ बना रहा हूं मैं, तो आप थोड़ा सा ग्राफ को देखिए। यहां पर हम लेते हैं कैपिटल ई, यहां पर हम लेते हैं डिस्टेंस स्मॉल आर। मान लो ये डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो इसका मतलब है ये स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है। स्मॉल आर लेस देन को मैं इनसाइड बोलूंगा, स्मॉल आर ग्रेटर देन को मैं आउटसाइड बोलूंगा और कैपिटल आर की पोजीशन को मैं क्या बोलूंगा, सरफेस बोलूंगा, सरफेस बोलूंगा। अब आप ध्यान दीजिए, ई इन का जो फॉर्मूला है उसे चेक करिए आप अच्छी तरह से। ई इन के फॉर्मूले को चेक करो, तो मैं इस फॉर्मूले से देख कर कहूंगा ई इन इज के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू। इसका मतलब ई इन प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, ई इन प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। तो ई इन की वैल्यू स्मॉल आर के प्रोपोर्शन में, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो यहां तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा सरफेस तक। यस, ई इन प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। सरफेस पर आपका ई फिक्स हो गया है। सरफेस पर ई की वैल्यू क्या आ गई है, सरफेस पर ई की वैल्यू आ गई है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसको हमने कहा था क्या कहा था, रो अपॉन 3, सॉरी ये एक मिनट के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर है ना, सरफेस का। इस सरफेस को जब हमने कहा था तो ये हुआ था रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आया था। राइट, अब हम जरा आउटसाइड की बात करते हैं। आउटसाइड में देखिए आपके ये लिखा हुआ है आउटसाइड का फार्मूला। जब ये आउटसाइड का फॉर्मूला ये है तो देखो ई आउट प्रोपोर्शनल टू आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर। जब ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर है तो ई आउट का ग्राफ ऐसा आएगा, ये ग्राफ ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर है। सो दिस इज योर ग्राफ। ये आपके सॉलिड स्फीयर की सारी कहानी हो गई। अब हम आगे बात करेंगे आपकी कहानी कौन सी, हॉलो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर या हॉलो चार्ज स्फीयर, स्फेरिकल सेल। देखिए आपके फॉर्मूला चार्ट में ये सब इसी ऑर्डर में अरेंज है। हम एकदम फॉर्मूला चार्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बस फॉर्मूला चार्ट में केवल आपके एक्सप्लेनेशन नहीं है, बाकी सब कुछ लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला चार्ट मेरे पास खुला हुआ है, यहाँ पर आप लोग भी खोल लीजिए अपना फॉर्मूला चार्ट, और फॉर्मूले चार्ट में डायरेक्ट केवल आंसर लिखा हुआ है, बस यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो चलिए अगला है चार्ज स्फेरिकल सेल। चार्ज स्फेरिकल सेल, अच्छा, या इसको कहते हैं कंडक्टर चार्ज कंडक्टिंग सेल या चार्ज मेटल स्फीयर, चार्ज मेटल स्फीयर, चार्ज मेटल स्फीयर, चार्ज मेटल स्फीयर। अब आप ध्यान दीजिए, जब ऐसा हो गया है तो अब हम आगे बात करते हैं चार्ज स्फेरिकल सेल की, कि यहाँ पर आप अगर मान लो ये कोई कॉपर का स्फीयर है या किसी सिल्वर का या सोने का स्फीयर है और हमने कोई चार्ज दिया है, तो ये चार्ज केवल आउटसाइड हो जाता है। एक्चुअल में इसमें मेटल के अंदर या कंडक्टर के अंदर एक खास बात होती है, वो ये होती है कि अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना इधर उधर दौड़ने में कैपेबल होते हैं। तो ये चार्ज को कुछ इस तरह से अरेंज कर देते हैं कि चार्ज मैक्सिमम डिस्टेंस पर चला जाता है, जबकि इंसुलेटर में ये व्यवस्था नहीं हो पाती है, क्योंकि उसमें इस तरह की सुविधा नहीं है कि चार्ज अपने आप को अरेंज कर सके। तो यहाँ पर ये आउटसाइड की बात। अब देखिए यहाँ पर भी मैं 3 पॉइंट लूंगा, एक आउटसाइड, एक सरफेस और एक इनसाइड। अब यहाँ पे इनसाइड में कोई चार्ज ही नहीं है,
इन साइड में कोई चार्ज ही नहीं है, तो मैं पता है सीधे लिख दूंगा। सबसे पहली बात, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो इसको लिखूंगा ई आउट। ई आउट आएगा आपका के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ये आएगा, राइट। और ई आउट को हम ये भी कह पाएंगे कि ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। नंबर 2, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है अगर, तो आप देखिए क्या होगा, सॉरी इक्वल टू रखो, एक बार इक्वल टू रखिए आप, है ना। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो ई एट सरफेस आएगा, ई एट सरफेस कितना आएगा, ई एट सरफेस आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। आप एक बार इसकी जरा जांच करें, तो ई एट सरफेस देखो क्या आने वाला है, के की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखिए, कैपिटल क्यू की जगह लिखिए रो इंटू 4 पाई, सॉरी यहां पे सिग्मा आएगा बेटा, है ना। हाँ, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हॉलो स्फेरिकल सेल है, चार्ज इज ओनली ऑन द सरफेस, चार्ज इज ओनली ऑन द सरफेस, चार्ज इज नॉट इनसाइड। तो एज द चार्ज इज ओनली एट द सरफेस, तो मैं पता है इसको क्या लिख रहा हूं, एक मिनट जरा, मैं इसमें कहूंगा सिग्मा, सिग्मा माने सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। तो आपका ये चार्ज अपॉन एरिया क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर है, ये आपका सिग्मा है, राइट। तो मैं क्यू को क्या लिख दूंगा बताओ, क्यू को क्या लिख दूंगा, मैं क्यू को लिख दूंगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये मैं क्यू को लिख दूंगा, राइट। अब देखो आप वापस से हम जो है ना यहां ले आते हैं, वापस से चेक करो, तो आप देखिए यहां तक आ गए। अब मैं इसको लिख रहा हूं कैपिटल क्यू को सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। आप जब इसको चेक करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, है ना। चलिए तीसरी बात आएगी आपकी, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ई इनसाइड जीरो आएगा, ई इनसाइड जीरो आएगा। अब आप इसका ग्राफ बना सकते हैं, तो देखिए ग्राफ मैं नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूं, तो ई वर्सेस आर फॉर स्फेरिकल सेल, और स्फेरिकल सेल, तो आप देखिए ई वर्सेस आर फॉर स्फेरिकल सेल की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे आपका ये जो है ना स्फेरिकल सेल पे चार्ज था, इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे ई वर्सेस आर का। तो आपने ये तय कर लिया है ई आउट है आपका प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ई सरफेस आपका फिक्स है जो कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, अभी भी कैलकुलेशन किया, ई इन आपका जीरो है, ई इन आपका जीरो है। तो देखिए आपका ग्राफ ऐसा आएगा, सबसे पहले मैं यहाँ कैपिटल ई लिख देता हूँ, यहाँ स्मॉल आर लिख देता हूँ, यहाँ कैपिटल आर लिख देता हूँ, यहाँ इन लिख देता हूँ, यहाँ आउट लिख देता हूँ। ये सरफेस है बेटा, सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ये होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या आप इस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है ना बेटा, ये ई एट द सरफेस पर है, ई एट द सरफेस को हम क्या लिख देंगे, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर लिख देंगे। लेकिन आउटसाइड के लिए फिर मैं ई आउट को प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर लिखूंगा, है ना, इस तरह से लिखूंगा। ये आपका आ गया। चलिए अब तक हम जो है बहुत आगे तक आ चुके हैं और बहुत सारा काम कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा यहाँ पर, है ना। तो देखिए नोट करिए होमवर्क, जो आपको बहुत जल्दी से जल्दी करना है। सबसे पहला होमवर्क ये है कि बिफोर संडे मैं ये सारे जितने अभी तक वीडियो बने हैं सारे लेक्चर ब्लॉक कर दूंगा। तो रिवाइज
ऑल लेक्चर्स बिफोर संडे, बिफोर कमिंग संडे, है ना, रिवाइज ऑल लेक्चर बिफोर कमिंग संडे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ऑन संडे all video lectures till now है ना, on Sunday all video lectures till now will be blocked, सबको मतलब ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी फिर आप नहीं देख पाएंगे। इसलिए आप संडे से पहले सारी वीडियो लेक्चर्स को रिवाइज कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, पूरे नोट्स बना लीजिए, कोई नोट्स छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई टॉपिक छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। नंबर टू डू फॉर्मूला चार्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला चार्ट में आपके क्वेश्चंस हैं, तो फॉर्मूला चार्ट के क्वेश्चंस जो है ना, वो मैं आपको बता दूं कहां तक आपको करने हैं। आप फॉर्मूला चार्ट के क्वेश्चंस कर लीजिए 15 तक क्वेश्चन, है ना, 1 से 15 तक पूरे कर लीजिए फॉर्मूला चार्ट, राइट। तीसरा है आपका डू डीपीपी, है ना, तो डीपीपी आप कर दीजिए 1 2 3 4, 4 तक की डीपीपी आप कंप्लीट कर दीजिए, डीपीपी 4 तक आप कंप्लीट कर लीजिए, राइट। अच्छा, एनसीईआरटी में अभी तक आपको जो है ना, एनसीईआरटी में पेज नंबर 23 तक पूरे करने थे, राइट। आगे का अभी एनसीईआरटी में आपको नहीं करना है, क्योंकि अभी ये जो हमारे पिछला वीक जो पूरा निकला है, ये पूरा कंपटीशन लेवल की पढ़ाई की है हमने, इसमें अभी बोर्ड लेवल का हमने टच नहीं किया, बोर्ड लेवल अब आएगा। अब जब हम फ्लक्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करेंगे, अगला हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये आपका बोर्ड का टॉपिक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पूरा आप पढ़िए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप पढ़िए। उसके बाद में फिर फ्लक्स की कैलकुलेशन करेंगे, गॉस लॉ करेंगे, ये आपके 12th का मैटर है। अभी तक हम ये जो कर रहे थे ना, ये सब कंपटीशन का मामला था। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर।